Hello, 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 hello. Now, okay. प्रॉपरली आवाज आ रही है? अ, जैसे माइक में साउंड करता है वैसे आ रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने देखा थोड़ा सा, क्योंकि माइक शायद काम नहीं कर रहा था बीच में, तो वॉइस जो है वो उतनी ज़्यादा लाउड नहीं आ रही थी. सो इज इट नाउ फाइन लाइक अर्लियर? पुराने वीडियोज में काफ़ी अच्छी वॉइस है, अभी तक के जितने भी वीडियोज हमने बनाए. ओके, क्लियर. चलिए, सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. कल हम लोगों ने मिसलिनियस टॉपिक्स में से टोटल 6 टॉपिक्स कवर किए थे. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट टॉपिक. टोटल 17 टॉपिक्स का हमने लिस्ट बनाया था. इसमें से 6 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं. अब बचे हुए 11 टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. कल हम लोगों ने लास्ट खत्म किया था डीमिंग प्रोविजन में. नेक्स्ट है रिपग्नेंसी विद अदर स्टैट्यूट्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपग्नेंसी? रिपग्नेंसी का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट. कि जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोविजन या कोई लॉ किसी दूसरे प्रोविजन या लॉ से कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे. तो ध्यान से समझिए. याद कीजिए, हमने एक प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ा था, दैट इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये कहता था कि जब भी दो रूल आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे और दोनों एक दूसरे के विपरीत बात करेंगे, तो फिर हमें इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना है कि दोनों के दोनों का इफेक्ट बना रहे. इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये पॉइंट दिया है रिपग्नेंसी विद अदर स्टैट्यूट्स, कि किसी भी सेक्शन का मीनिंग जानने के लिए हमें ये अटेम्प्ट करना होगा कि हम उसके सभी के सभी पार्ट्स को एक साथ रिकंसाइल करें और उन सभी के सभी पार्ट्स को एक साथ पढ़ें और उसका किसी भी हिस्से को हम ओमिट न करें. ये जनरल रूल है कि किसी भी सेक्शन में अगर मान लीजिए बहुत सारे सबसेक्शंस दिए हुए हैं, तो हम सभी सबसेक्शंस को एक साथ पढ़ें और सभी पार्ट्स को रिकंसाइल करें और एक भी पार्ट को हम ओमिट नहीं करें, क्योंकि अगर हम किसी भी पार्ट को ओमिट करते हैं तो उसका जो ट्रू सेंस है वो हमको पता नहीं चल पाएगा. लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी एक्ट के दो पर्टिकुलर प्रोविजन आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और सारा कोशिश करने के बाद भी दोनों को रिकंसाइल नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा पा रहा है, तो उस केस में जो लेटर सेक्शन है वो प्रिवेल करेगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक्ट का सेक्शन 20 और सेक्शन 50 ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और रिकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है. दोनों के दोनों विरोधाभासी बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों विपरीत बात कर रहे हैं. तो सवाल उठता है कि हम किसकी बात मानेंगे और इंटरप्रिटेशन किस हिसाब से होगा. तो इस केस में ये रूल कहता है कि जब भी ऐसा हो तो आपको देखना है कि जो बाद वाला प्रोविजन है, तो सेक्शन 20 और सेक्शन 50 में बाद वाला रूल कौन सा है? सेक्शन 50. तो वो प्रिवेल करेगा, न कि सेक्शन 20 प्रिवेल करेगा. आई होप आपको ये प्रोविजन क्लियर है बेटा. क्या ये प्रोविजन क्लियर है? इसको आपको पढ़ना है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के साथ. तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये कहता था कि जब भी दो प्रोविजन आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होना चाहिए, दोनों के बीच में हार्मोनी इस तरीके से क्रिएट होनी चाहिए कि दोनों के दोनों का इफेक्ट बना रहे. लेकिन रिपग्नेंसी विद अदर स्टैट्यूट में ये कहा गया है कि अगर सारी कोशिश करने के बाद भी किसी प्रकार का रिकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है, तब फिर हम क्या करेंगे? तब फिर हम उस सेक्शन को प्रिविलेज देंगे या उस सेक्शन को प्रायोरिटी देंगे जो बाद में लिखा गया है, पहले वाले को नहीं देंगे. ठीक है, अगला सेक्शन रूल नंबर मिसलेनियस टॉपिक 8, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल प्रोविजन एंड स्पेशल प्रोविजन. अब ये सब जनरल प्रोविजन और स्पेशल प्रोविजन क्या होता है समझना. देखिए, ये एक मैगजीन पे आधारित है, जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ इम्प्लाइड एक्सेप्शन. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर
सिचुएशन से रिलेटेड एक जनरल रूल है और एक स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल का मतलब स्पेसिफिकली उसी से रिलेटेड है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि डेफिनेशन क्लॉज है ना। डेफिनेशन क्लॉज में आपको कोई टर्म दिया हुआ है, लेट्स से नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का क्या मतलब होगा पूरे एक्ट में, वो डेफिनेशन के हिसाब से दे दिया है, दैट इज जनरल क्लॉज। अब अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेक्शन के एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में स्पेसिफिकली नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए वो दिया है, तो हम स्पेसिफिक जो दिया है उसको प्रिविलेज देंगे, उसको प्रेफर करेंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए, ना कि जो जनरल डेफिनेशन में दिया हुआ है। इसका एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक एक्ट है जनरल क्लॉजेज एक्ट, जिसके बारे में मैंने बताया है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में आपको वो सारे टर्म्स मिलेंगे जो आप रेफर कर सकते किसी पर्टिकुलर टर्म का मतलब जानने के लिए। अब मान लेते हैं कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में रेवेन्यू शब्द का मतलब बताया गया है सपोज, और कंपनीज एक्ट 2013 में भी रेवेन्यू शब्द का मतलब बताया है। तो यहाँ पे जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो एक जनरल लॉ माना जाएगा, जबकि कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफिक लॉ माना जाएगा उस पर्टिकुलर। तो यहाँ पे बताइए कि जो रेवेन्यू टर्म का हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को पढ़ते समय, तो हम रेवेन्यू शब्द का मतलब कहां से इंटरप्रेट करेंगे, जनरल क्लॉजेज एक्ट से या कंपनीज एक्ट 2013 में जो दिया है। तो आंसर विल बी जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया है वो। क्यों? बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक लॉ विच गवर्न्स द कंपनी, और कंपनी के रेवेन्यू का क्या मतलब होगा वो कंपनीज एक्ट 2013 बताएगा, ना कि जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 बताएगा। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि whenever there is a conflict between the general provision and the special provision, then always the special provision will always prevail। ठीक, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एक केस था सीआईटी वर्सेस शहजादा नंद एंड सन्स। ठीक है, सीआईटी वर्सेस शहजादा नंद एंड सन्स। अब इस केस में क्या हुआ कि एक पार्टनरशिप फॉर्म था, तो उस पार्टनरशिप फॉर्म और उसके पार्टनर्स का जो टैक्स असेसमेंट है वो किया जाना था। जो असेसमेंट है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत किया जाना था, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि भाई पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होता है पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप एक्ट को क्या तवज्जो दी जाएगी या इनकम टैक्स एक्ट को तवज्जो दी जाएगी। तो ध्यान से समझिए, भले पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होता है, लेकिन पार्टनरशिप के जो टैक्सेशन होता है या पार्टनर्स का जो टैक्सेशन होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक लॉ बना है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट। किसी के भी इनकम का अगर वैल्यूएशन किसी के भी इनकम के ऊपर अगर हमको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है या उसकी इनकम को एसेस करना है, तो उस केस में हमको इनकम टैक्स एक्ट रेफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जब फर्म के टैक्स असेसमेंट किया जा रहा था और पार्टनर्स का असेसमेंट किया जा रहा था, तो इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, इनकम टैक्स एक्ट को, न कि पार्टनरशिप एक्ट को। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या हो गया, जनरल लॉ, जबकि इनकम टैक्स एक्ट क्या हो गया, स्पेशल लॉ, ये स्पेसिफिक प्रोविजन। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जब भी देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जनरल लॉ एंड अ स्पेशल लॉ, देन ऑलवेज अ स्पेशल लॉ विल प्रिवेल। ठीक, अब सवाल उठता है ऐसा क्यों, व्हाई स्पेशल लॉ विल प्रिवेल? क्योंकि लॉ मेकर्स ने स्पेसिफिकली डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ के, तो लॉ मेकर्स ने जानबूझ के स्पेसिफिक प्रोविजन डाला या बनाया किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को कवर करने के लिए जो जनरल से अलग होगा। ठीक है, सो लॉ मेकर्स हैव डेलिबरेटली मेड अ स्पेसिफिक प्रोविजन टू कवर अ पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट ऑफ द फॉर्म अंडर इनकम टैक्स एक्ट, सो देयर इज नो स्कोप फॉर इंपोर्टिंग द प्रोविजंस फ्रॉम पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर है? तो इन फर्म्स और उसके पार्टनर के असेसमेंट के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है कि हम पार्टनरशिप एक्ट से इसका डिटर्मिनेशन करें या इसका रेफरेंस लें। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्या कंफ्लिक्ट बिटवीन जनरल एंड स्पेशल प्रोविजन क्लियर है बेटा?
फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, जो 9th टॉपिक है वो है सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन? तो ये बिल्कुल सेम है जो हम लोगों ने हिडन्स रूल पढ़ा था। अगर आपको याद होगा तो हिडन्स रूल में भी सेम नोट्स हमने लिखा था। सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन भी एकदम सेम है। इस रूल के अकॉर्डिंग कभी भी जब आप इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे तो हमको 4 फैक्टर्स कंसिडर करना होगा। खास करके जब कोई ऐसा लॉ बना है, ये किसी ऐसे लॉ के बारे में हम समझ रहे हैं जो कि वेलफेयर को डिनोट करता है या सोशल बेनिफिट के लिए बना है। फॉर एग्जांपल हम लेबर लॉ पढ़ेंगे SBILL में, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉ में। हम लेबर लॉज जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं सोशल बेनिफिट के लिए बनाए गए कानून हैं। तो जब ऐसे कानून का हम इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे तो हमको 4 फैक्टर्स कंसिडर करना होगा। सबसे पहले, क्या इस पर्टिकुलर लॉ के पहले कोई कॉमन लॉ था? क्या ऐसा डिफेक्ट था जो कॉमन लॉ दूर नहीं कर पा रहा था? क्या रेमेडी प्रोवाइड की गई लेजिस्लेचर के द्वारा इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत जो बना है, जिसका हम इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हैं, और इसके पीछे का कारण क्या था? तो जब हम ये 4 फैक्टर्स कंसिडर करेंगे उसके हिसाब से हम इंटरप्रिटेशन कवर करेंगे। अब इस रूल का एप्लीकेशन क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। जब भी कोर्ट के सामने कोई ऐसा लॉ जाता है, किसी ऐसे लॉ का इंटरप्रिटेशन करना होता है कोर्ट को जो कि सोशल बेनिफिट के लिए बनाया गया है, तो हम ये देखें तो कोर्ट हमेशा बेनिफिशियरी के फेवर में झुका होगा। मतलब ये, द कंस्ट्रक्शन शुड बी मोर बेनिफिशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल फॉर हुम द एक्ट वाज पास्ड। तो मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए जो एक्ट बना है, एम्प्लॉइज एक्ट मान लेते हैं, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट बना है या मिनिमम वेजेस एक्ट बना है, तो वो एक्ट किस बेनिफिशियरी के लिए बनाया गया है? जो एम्प्लॉइज होगा उनके लिए बनाया गया है, जो लेबरर्स हैं उनके लिए बनाया गया है। तो जब भी कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, और सोशल लेजिस्लेशन अगर जाता है, मान लीजिए कोई ऐसा लॉ जो बेनिफिट के लिए बनाया गया है किसी सोसाइटी के लिए, उसके इंटरप्रिटेशन में हमेशा कोर्ट उसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा जो बेनिफिशियरी के फेवर में बात करता हो। मतलब इस केस में एम्प्लॉइज के बेनिफिट में जो इंटरप्रिटेशन होगा वो इंटरप्रिटेशन देगी कोर्ट, ना कि जो एम्प्लॉयर के फेवर में जाएगा। So the construction should be more beneficial in the interest of the people for whom the act was passed. ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, जैसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है ना, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये सारी के सारे जो सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, इनका इंटरप्रिटेशन इन्हीं लॉ के हिसाब से किया जाएगा, न कि किसी दूसरे एक्ट जैसे कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956। कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन की बात होगी तो सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के लिए हम ये कंसिडर करेंगे जो उस एक्ट में लिखा हुआ है, प्लस जो बेनिफिशियरी के बेनिफिट में होगा। नेक्स्ट क्या है सेक्शन, नेक्स्ट है 10, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉ। अब देखिए, 2 प्रकार के लॉ होते हैं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब वो लॉ जो राइट्स एंड लायबिलिटीज बताता है, जबकि प्रोसीजरल लॉज का मतलब वो लॉ जो आपको प्रोसीजर बताता है कि क्या कैसे होगा। तो प्रोसीजरल लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमको बताता है कि किस तरीके से हम अपने राइट्स को एनफोर्स कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ एनफोर्सिंग द राइट और ऑब्टेनिंग द रिड्रेसल फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर इट्स वायलेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया, अब उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, उसके ऊपर केस चल रहा है, तो वो केस का प्रोसीजर कैसे होगा ये आपको सीआरपीसी में मिल जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। मान लीजिए 2 पार्टीज के बीच में कोई विवाद चल रहा है, तो उस विवाद का निपटारा कैसे होगा, उस विवाद का वो विवाद जो है कोर्ट में कैसे जाएगी, उसकी प्रोसीडिंग कोर्ट में कैसे चलेगी, किस कोर्ट में जाएगा, ये सारी चीजें सीपीसी 1908 में भी है। किसी पर्टिकुलर एक्ट का मतलब कोई भी पर्टिकुलर घटना किसी के साथ हो जाती है तो वह व्यक्ति के पास कितने समय तक अधिकार है उसके पास उसके अगेंस्ट केस करने का। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके पास कितना समय है
सामने वाले के ऊपर केस करने के लिए, तो वो लिमिटेशन एक्ट में बताया। इंडियन एविडेंस एक्ट सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम को फांसी की सजा दी जाती है, कोई भी सजा दी जाती है। तो सबूत जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी प्रोसीजरल लॉ, ये सारा इंटरेस्टिंग एक्ट है। ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे जेआईजेल में। अब इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है प्रोसीजरल लॉ का, ये बताया गया है। तो देखिए, प्रोसीजरल लॉज को इस तरीके से इंटरप्रेट करना है जिससे सब्सटेंशियल जस्टिस हो सके। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रोसीजरल लॉज सिर्फ और सिर्फ न्याय प्रोवाइड करने के लिए होना चाहिए। मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, लेकिन अगर जस्टिस किया गया है तो फिर वो प्रिवेल करेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि भैया प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। याद करो, एक केस लॉ हमने पढ़ा था बचत्तर, तीरथ सिंह वर्सेस बचत्तर सिंह के केस में। तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे जो कोर्ट है, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, वो किस पे प्रायोरिटी दे रहा था कि भाई तुमने जो इलेक्शन फॉर्म जमा किया है, जो एप्लीकेशन दाखिल की है, वो टेक्निकली सही नहीं है। तो यहाँ पे प्रोसीजर के ऊपर फोकस नहीं किया गया, यहाँ पे न्याय के ऊपर फोकस किया गया। सो प्रोसीजरल लॉज आर टू बी इंटरप्रेटेड इन सच अ मैनर दैट इट डज सब्सटेंशियल जस्टिस। इट इज कंसिडर्ड एज डायरेक्टरी if its violation does not result in the denial of fair hearing। मतलब क्या है इसका, कि प्रोसीजरल लॉज को सिर्फ डायरेक्टरी माना जाएगा अगर उसके वायलेशन से किसी प्रकार के सुनवाई में देरी न हो। क्यों? बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस अनडन। क्या मतलब हुआ इसका? प्रोसीजरल लॉज का इंटरप्रिटेशन सब्सटेंशियल जस्टिस के लिए किया जाना चाहिए। इसको हम सिर्फ एक डायरेक्शन के तौर पे लेंगे, डायरेक्टरी के तौर पे लेंगे। कब तक? जब तक कि इसके वायलेशन से सुनवाई में देरी ना हो या जस्टिस में देरी ना हो। अगर जस्टिस में देरी हो रही है प्रोसीजरल लॉ के वायलेशन से, तब तो प्रोसीजरल लॉ का इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्टली होगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए सब्सटेंशियल जस्टिस हो रहा है बिना प्रोसीजर फॉलो किए भी, तो फिर हम जस्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि प्रोसीजर के ऊपर। अगला है इंटरप्रिटेशन ऑफ फिस्कल एंड टैक्सेशन लॉ। तो देखिए, फिस्कल का मतलब क्या होता है, तो सरकार जो है जब पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? फिस्कल लॉ। तो फिस्कल लॉ बेसिकली द लॉज आर रिलेटेड टू द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हर साल सरकार बजट लेके आती है, 1 फरवरी को सरकार बजट लेके आती है, तो वो बजट के अंतर्गत जो भी वो प्रावधान डाल रही है, वो कहीं ना कहीं फिस्कल लॉ कहलाता है। हमारे देश में बहुत सारे टैक्स के से रिलेटेड कानून है। प्रमुख तौर पे 3 कानून है, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट और कस्टम्स एक्ट। ठीक है, पहले बहुत सारे अदर एक्ट हुआ करते थे, जैसे एक्साइज एक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को गवर्न करता था, सर्विस टैक्स जो सर्विस को गवर्न करता था, वैल्यू एडेड टैक्स एंड सेल्स टैक्स जो गुड्स के लेन देन को डील करता था। ये सभी को सबस्यूम कर दिया गया जीएसटी में 2017 में। तो इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट एंड कस्टम्स एक्ट, these all are taxation laws. Customs act is related to import and export. अब जब भी टैक्सेशन लॉज का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तो किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए? व्हाट आर द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटिंग टैक्सेशन लॉ? तो सबसे पहला चीज है कि टैक्सेशन लॉज का स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अब याद करो, हमने पढ़ा था 2 डिफरेंस, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, अगर आपको याद होगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब भी टैक्सेशन लॉज का आप इंटरप्रिटेशन करोगे तो स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करोगे। द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन शुड बी अप्लाइड व्हाइल डीलिंग विद द टैक्सेशन लॉज। इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर एडिशनल टैक्स बर्डन ना हो। मतलब यहाँ पे हमारा फोकस, जो इंटरप्रिटेशन, जो मतलब कोर्ट का फोकस होगा, वो असेसी के थोड़ा पक्ष में होगा, असेसी के झुकाव में होगा। मान लेते हैं कि 2 प्रोविजन, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोविजन है, इसके 2 इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। एक जो असेसी के अगेंस्ट जा रहा है और दूसरा जो असेसी के फेवर में जा रहा है। तो जनरल रूल ये कहता है कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया जाना चाहिए जिससे कि टैक्स पेयर के फेवर में वो पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन जाए। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है हमको रूल्स ये बता रहा है कि अभी तक हमने जो प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल पढ़ा, उसको कैसे हम अलग अलग लॉ के इंटरप्रिटेशन में यूज कर सकते हैं। इन सारे मिसलेनियस टॉपिक्स का बेसिकली ये मकसद है। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन ये भी ध्यान रखते हुए किया जाएगा कि जो भी टैक्सेशन लॉज आ रहे हैं उससे टैक्स इवेजन ना हो। मतलब इस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाना कि टैक्स इवेजन या टैक्स चोरी को बचाया जा सके, है ना, मतलब टैक्स चोरी होने से बचाया जा सके।
The next one is delegated legislation. Now what is the meaning of delegated legislation? देखिए, कोई भी एक्ट जब पास होता है पार्लियामेंट में तो उसको अप्लाई करने का काम सरकार का होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, देयर आर three tier system. One is legislature, second is executive and third is judiciary. Legislature मतलब पार्लियामेंट जो एक्ट पास करती है, जो एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना। अब एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है वो अलग अलग रूल्स निकालती है और उससे जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट होते हैं वो बहुत सारे रेगुलेशंस निकालते हैं। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो एक्ट के सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। मतलब इट एक्ट एज अ सप्लीमेंट्री टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, इट एक्ट्स एज अ सप्लीमेंट्री टू द एक्ट। तो यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पास होते हैं उसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। तो अगर हम एक्ट के या किसी भी लॉ के कंपोनेंट्स की बात करें तो एक होता है पेरेंट एक्ट जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013, और दूसरा जो सबऑर्डिनेट एक्ट या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा पास किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूल्स और रेगुलेशंस पास किए जाते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू। तो वो हो गया हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन नंबर 7 में इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड प्रोविजन दिया हुआ है। अब इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो मेंशन किया गया कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 में। तो जब हम कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 7 का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हमको कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 को भी साथ ही साथ पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ रेफर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है आपका कंपनीज एक्ट 2013। ये आपका कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ पे देखिए चैप्टर 2 क्या लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू, जिसमें सेक्शन 3 बता रहा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 4 में मेमोरेंडम आर्टिकल्स, है ना। उसके बाद सेक्शन 7 में बताया है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब इसी से रिलेटेड एक रूल है दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, आप देखेंगे तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, टू बी पब्लिश्ड इन द गेजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफिकेशन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा द सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय मेक्स द फॉलोइंग रूल्स। देखा मैंने आपको बोला कि जो भी रूल्स है वो कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव जो होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो बनाती है, ताकि एक्ट में दिए हुए प्रोविजंस को ठीक से अप्लाई किया जा सके। दीज रूल्स में बी कॉल्ड एज कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि क्या होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नेक्स्ट, अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से समझिए। जो भी रूल्स प्रॉपरली फ्रेम किए गए हैं मिनिस्ट्री के द्वारा वो एक्ट का ही पार्ट माना जाएगा। मतलब ये एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते समय हम उनके रूल्स को भी ध्यान में रखेंगे और इसी तरीके से उसको कंसिडर करेंगे जैसे वो एक्ट का ही हिस्सा है। जो भी रूल्स पास किए गए हैं उसको किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन से हम इक्विवेलेंट नहीं मान सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस क्या होता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्शंस इशू करती है वो अलग होता है, जबकि रूल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। सो द स्टैट्यूटरी रूल्स कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है, जब सरकार के द्वारा एक पब्लिकेशन जारी किया गया क्लैरिफिकेशन एंड सर्कुलर्स ऑन कंपनी लॉ, ठीक है, तो मिस्टर के राय उस समय के जो सेक्रेटरी थे सरकार के और कंपनी लॉ बोर्ड के जो चेयरमैन थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा क्लैरिफिकेशन सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स ओनली रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। जो भी क्लैरिफिकेशन सर्कुलर इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स ये सारी चीजें जो इशू की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट की थिंकिंग को दर्शाती है, जिसको चेंज किया जा सकता है अगर इससे बेहतर व्यू कोई रखे। और इसीलिए जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है ये बाइंडिंग कैरेक्टर का नहीं
होगा, इसको समय समय पे चेंज किया जा सकता है। इसीलिए जब भी हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक्ट क्या कहता है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो वायलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो ये है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एक और इसमें पॉइंट है कि जब भी हम प्रोविजन और रूल्स में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो हमेशा प्रोविजन प्रिवेल करेगा, रूल्स में। अगला है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी मैंने 3 शब्द का मतलब बताया। लॉ दैट इज एक्ट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, रूल्स मेड बाय द मिनिस्ट्री एंड रेगुलेशन पास्ड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा रूल और प्रोविजन में तो हमेशा कौन प्रिवेल करेगा? प्रोविजन प्रिवेल करेगा। ठीक है, सो व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रूल एंड प्रोविजन, ठीक है, whenever there is a conflict between rule and provision, the later will prevail, that is provision will prevail. General officer commanding in chief versus Dr. Subhash Chandra Yadav, AIR, देखिए ऑल इंडिया रिपोर्ट 1988, सुप्रीम कोर्ट 8876। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रूल्स हैं इट इज अ पार्ट ऑफ एक्ट ओनली। हालांकि 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपलसरी है ताकि हम रूल्स को एक्ट का हिस्सा मान सकें। पहला ये कि जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए हो और एक्ट के हिसाब से बनाए हो, मतलब दोनों में कोई लॉजिक बैठ रहा हो। और दूसरा, जो रूल मेकिंग अथॉरिटी है, जिसको भी रूल दिया गया, जिसको भी अथॉरिटी दी, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट से रिलेटेड रूल्स बनाने का अधिकार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दिया गया, तो प्रॉपर अथॉरिटी दी गई हो। ऐसा नहीं है कि बिना अथॉरिटी के वो रूल बना दें। सो किसी भी रूल को एक्ट का पार्ट मानने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहला, द रूल मस्ट कन्फर्म टू द एक्ट, एंड सेकंड, इट मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ द रूल मेकिंग अथॉरिटी। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नमित शर्मा का। इसमें क्या कहा गया है? इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट इफ द रूल्स आर मेड बाय द रूल मेकिंग अथॉरिटी एंड द रूल्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दैट, द कोर्ट मे स्ट्राइक डाउन सच रूल्स कंसीडरिंग इट अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द अथॉरिटी। मतलब ये कि अगर रूल और प्रोविजन के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्लस रूल एक्ट के हिसाब से नहीं बनाया गया है, तो कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो उन रूल्स को क्या कर दे? स्ट्राइक डाउन कर दे, बोले कि ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपने अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया है। हालांकि कोर्ट ये डायरेक्शन नहीं दे सकती है रूल मेकिंग अथॉरिटी को कि आपको रूल कैसा बनाना है और क्या बनाना है। वो सिर्फ ये बता सकती है कि आपने जो रूल बनाया है ये एक्ट के अंतर्गत नहीं बनाया है। देखिए, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कोर्ट का काम सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना है। और अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ जी, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, या हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को इम्पोर्टेंस देना है। हमको इम्पोर्टेंस किसको देना है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। दूसरा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और एनी मतलब जो कोई भी कोर्ट है that is binding by the Constitution of India, और हमको संविधान को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रिटेशन करना है, संविधान को ध्यान में रखते हुए जजमेंट प्रोवाइड करना है। तो कोर्ट जो है वो किसी भी लॉ को चेंज नहीं कर सकती, ना तो लॉ मेकिंग अथॉरिटी को डायरेक्शन दे सकती है कि आपको किस तरीके से लॉ बनाना है। ये एकाधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को दिया हुआ। नेक्स्ट, अगला है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल लॉ। अब इस वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जितने भी पीनल लॉज होते हैं उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा। तो देखिए, पीनल लॉ क्या होता है? पीनल लॉ का मतलब वो सारे कानून जो किसी रॉन्गफुल एक्ट के लिए पनिशमेंट निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सारे कानून वो कानून है जो आपको पेनल्टी देती है। मतलब जो अभी जो ऐसे अरविंद केजरीवाल जेल में है तो किसके अंतर्गत है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आईपीसी, ये सारे कानून के अंतर्गत है। उनको पनिशमेंट मिला है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत अभी फिलहाल के लिए तो, ठीक है। अभी उनके ऊपर केस चलेगा, फिर कन्विक्ट होंगे, वो सब लंबा प्रोसीजर।
इंटरप्रिटेशन क्या है समझिएगा। जब भी पीनल प्रोविजंस को इंटरप्रेट किया जाता है तो हमेशा स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया जाता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था रूल में, सॉरी सेकेंडरी रूल्स में, दैट इज स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। तो जब भी दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल होगा किसी भी पीनल प्रोविजन का, तो हम वो प्रोविजन का मतलब वो इंटरप्रिटेशन कंसिडर करेंगे जो थोड़ा लीनियंट हो, जो थोड़ा कम सख्त हो, उसका इंटरप्रिटेशन हम मान्य करेंगे। लास्ट रूल, कैसस ओमिसस रूल, आज का आखिरी टॉपिक है कैसस ओमिसस रूल ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये अभी तक एक बार भी शायद नहीं पूछा गया है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स देखे मुझे एक बार भी नहीं मिला है ये, तो हो सकता है इस बार ये पूछा जा सके। केसस ओमिसस रूल क्या होता है? पहले तो ये वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। इस लैटिन वर्ड का मतलब है अ केस ओमिटेड। अब होता क्या है समझिएगा, लॉ मेकर्स लॉ बनाते समय बहुत सारे सिचुएशंस को, कंडीशंस को सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर एक लॉ ड्राफ्ट करते हैं, एक लॉ बनाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है भाई, लॉ मेकर्स भी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, उनसे भी कोई चीजें छूट सकती है। तो ये जो सिचुएशन है ये अराइज कब होती है, मतलब कोई हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशन हो जो लॉ के द्वारा कवर्ड नहीं किए गए हों या उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वो ना सोचे जा सके हों। तो ये सिचुएशन अराइज होती है जब जो लॉ मेकर्स होते हैं वो पर्टिकुलर सिचुएशन को नहीं समझ पाते जब लॉ बनाया गया। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है और वो एक जिद पकड़ के बैठे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। क्यों? मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। मतलब ये आदमी जब अपनी पार्टी खड़ा कर रहा था तो दूसरी पार्टी उसको कहता था कि एक बार भी अगर एलिगेशन लगा तो तुरंत इस्तीफा दे दूंगा या तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, बिना कोर्ट के, बिना कन्विक्शन के, बिना सजा के सीधा इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिक आधार। अपने मंत्रियों को कहता था कि इनके ऊपर आरोप लगाया, देखिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये खुद ऐसा व्यक्ति है जो न तो अपने अपने अंडर एक भी पोर्टफोलियो रखा है और न भी अब तक, न तो अभी तक उन्होंने इस्तीफा दिया है। इतने आरोप और जेल जाने के बाद भी कोर्ट से बार बार इनके जो है रिहाई के लिए जो एप्लीकेशन दाखिल की जा रही है, जो अपील की जा रही है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद भी इस व्यक्ति में जो है इतनी शर्म नहीं है कि ये इस्तीफा दे दे। अब ये क्या, क्यों इस्तीफा नहीं दे रहा है और क्यों लोग उसको लीगल तौर पे चैलेंज नहीं कर सकते? क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति जेल गया है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय ये नहीं सोचा होगा कि कोई व्यक्ति या कोई फ्यूचर में कोई ऐसा सिचुएशन भी आएगा, कोई ऐसा परिस्थिति भी उत्पन्न होगी जिसमें एक व्यक्ति अगर जेल जा रहा है तो जेल जाने के बाद भी अपने पद में बना रहेगा, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा। तो संविधान निर्माता उस समय नहीं सोच पाए, उन्होंने इस प्रोविजन को ओमिट कर दिया। मतलब वो नहीं सोच पाए कि ऐसा भी कोई बेचना व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अब अगर ऐसा दिख रहा है कि भैया ऐसा भी लोग हैं हमारे देश में, ऐसे भी नेता हैं हमारे देश में जो कहते थे कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर आरोप लगा एक बार भी। तो यहाँ तो आरोप पत्र भी दाखिल हो गया, कोर्ट से 2-4 बार रिजेक्शन भी हो गया, जेल भी जा चुके हैं, जेल में इतने दिन रह भी चुके हैं, फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं जेल से सरकार चलाएंगे। तो कैसस ओमिसस रूल के अकॉर्डिंग कि जब ऐसा हो कि कोई सिचुएशन को लॉ मेकर से इंटरप्रेट या एंटिसिपेशन ना कर पाए तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा और कोर्ट का रोल क्या होगा इसमें। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बात आएगी रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन की। तो कोर्ट रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करेगी और जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको एज इट इज अप्लाई करेगी। उसमें किसी भी प्रकार का ना तो वो लॉ को बदलने की कोशिश करेगी, ना तो उसमें एडिशन की कोशिश करेगी और ना ही लॉ को रीराइट करेगी। कब तक? जब तक कि कोर्ट को ये ना लगे कि भैया ये प्रिंटिंग एरर है, ये हो सकता है कि ये गलती से लिख दिया गया हो। ऐसा जब तक कोई वैलिड इनको जस्टिफिकेशन ना लगे तब तक ये लिटरल कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, हमारे देश में ऐसे भी नेता हुए लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे, जिनके ऊपर एक बार पीवी नरसिम्हा राव ने
जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आरोप लगा दिया भ्रष्टाचार का। तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक कि मेरे ऊपर से ये दाग न हट जाए, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। आई गेस मेरे ख्याल से 1996 का कुछ चुनाव था। और जब उनको जब उनके ऊपर से ये जब वो क्लीन चिट होके आ गए, जब उनके ऊपर से बोला गया कि भाई ये आरोप जो नरसिंह राव ने लगाया ये गलत है और आप बेदाग हैं, तब लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव लड़ा। तो ऐसे भी देश में नेता हुए और ऐसे भी देश में नेता हैं जो जेल जाने के बाद भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। पता नहीं दिल्ली सरकार कैसी चल रही है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ मिसलेनियस टॉपिक्स खत्म होता है। आई होप सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? ग्रेट। चलिए, एक टॉपिक है जनरल क्लॉजेज एक्ट, उसको कल कवर करेंगे। आज थोड़ा समय नहीं मिल पाया तो नोट्स जो है वो टाइप नहीं हो पाया। नोट्स ऑलरेडी जो ऑफलाइन क्लास है उनके बच्चे का है, बट मैं चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से उसको टाइप फॉर्म में आपको प्रेजेंट करो। तो कल की जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम पूरा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स रिवाइज करेंगे और उसके पहले जनरल क्लॉजेज एक्ट को जो है ख़त्म करेंगे। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट काफ़ी छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा वो। और उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक वन शॉट रिवीजन लेक्चर जो है वो मैं रिकॉर्ड करूंगा। और जो वन शॉट रिवीजन है दैट विल बी कवरिंग एंटायर चैप्टर, सो दैट आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। और कभी एग्जाम टाइम पे अगर आपको ज़रूरत पड़े कि कोई लेक्चर फिर से देखने की ज़रूरत है तो वो वन शॉट रिवीजन आपके काम आ सके। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।